दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह से मिले ये बड़े नेता हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद यहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जी हां, शनिवार को अपनी पार्टी नेता जुल्फिकार चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता ताज मोहिउद्दीन कांग्रेस में दोबारा शामिल हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार जुल्फिकार चौधरी जम्मू कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। वो दरअसल विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। जुल्फिकार चौधरी पेशे से वकील हैं। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। यहाँ 3 फेज में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का चुनाव 25 सितंबर और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। वो वही मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर हरियाणा राज्य के सियासी गलियारों से। हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार, ताजा सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। जी हाँ, हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव को लेकर एक ताज़ा सर्वे हुआ है जिसमें चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। जी हाँ, मैट्रिज सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा किए गए एक सर्वे में ये बताया गया कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो हरियाणा में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने की स्थिति में नहीं है। हरियाणा के 90 सदस्य विधानसभा के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 37 से 42 सीटें, कांग्रेस को 33 से 38 सीटें, जेजेपी को 3 से 8 सीटें और अन्य दलों को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत हासिल करने का अनुमान नहीं है, लेकिन भाजपा को थोड़ी बढ़त है। ओपिनियन पोल के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री 40% लोगों ने बहुत अच्छा, 21% ने औसत, 24% ने अच्छा नहीं बताया और 15% लोग अस्पष्ट थे। जी हाँ, मतों के मामले में हरियाणा में भाजपा प्लस को 35.2%, कांग्रेस को 31.6%, जेजेपी को 12.4% और अन्य को 20.8% मत मिलने का अनुमान है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक और बड़ी खबर झारखंड राज्य से निकल कर आ रही है। झारखंड के दूसरे बाबूलाल मरांडी बनेंगे चंपई सोरेन। बीजेपी में गए तो जेएम को कितना होगा नुकसान। जी हाँ, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की अटकलें लग रही है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बगावत कर चंपई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शुक्रवार को चंपई के सांकेतिक बयान ने इन चर्चाओं को और बल दिया है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, मुझ में राजनीति बाकी है। जिंदगी के 67 वर्ष देख चुके चंपई सोरेन इसी साल की शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि एक राजनीतिक उलटफेर में 5 महीने के भीतर ही उनकी कुर्सी चली गई थी। जी हाँ मेरे साथियों, आपको बताऊं कि चंपई के पार्टी छोड़ने की बात क्यों हो रही है। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीनियर नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। चंपई इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बने। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई पहले ऐसे नेता थे जो संथाल परगना के नहीं थे। चंपई जुलाई 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। जून के आखिर में जब झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दी तो उनके कुर्सी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेमंत जब जेल से बाहर आए तो चंपई को ये उम्मीद थी कि उसे कम से कम चुनाव तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि हेमंत ने चंपई को हटाकर चुनाव से पहले झारखंड की बागडोर खुद के हाथों में लेने का फैसला किया। चंपई सोरेन इस फैसले से काफी नाराज हुए। कहा जाता है कि उसके बाद बागडोर खुद के हाथों में ले लिया। चंपई संगठन का पद चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपने अंदर मंत्री
बनने के लिए कहा। चंपई मंत्री तो बन गए लेकिन तब से वे नाराज बताए जा रहे हैं। जी हां, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर मेरे साथियों, लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी इस नेता को देगी इनाम। राजस्थान से राज्यसभा भेजने की तैयारी। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी तेज हो गई है। बता दें कि रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 में पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री देवगन सिंह के पोते और पूर्व मंत्री तेज प्रकाश सिंह के बेटे हैं। जी हां, बीजेपी ने इस बार लोकसभा में लुधियाना से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह राजा वडिंग से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद भाजपा ने मोदी 3.0 में रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। ऐसे में उनका राज्यसभा में जाकर संसद के तौर पर शपथ लेना जरूरी हो गया। जी वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र राज्य के सियासी गलियारों से। जिस चुनावी राज्य में उठा सीएम फेस का मुद्दा, वहां रेस में कौन सबसे आगे, चौंका रहा सर्वे का नतीजा। जी हां, चौंका रहे सर्वे के नतीजे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर बने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद के तौर पर जाना जा रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे और तीसरे पसंद में उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना प्रमुख और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाल ही में दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद एमवीए के भीतर सीएम उम्मीदवार की चर्चा तेज हो गई। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस ने अभी तक उद्धव ठाकरे की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद। वहीं राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं का मानना है कि ये मांग चुनावी समीकरणों में शिवसेना को महत्व को बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है। इस बीच एक निजी चैनल के ताजा सर्वे में सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस लोगों की पहली पसंद है। सर्वे से पता चला कि अगर महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के सबसे संभावित उम्मीदवार होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, एक और बड़ी खबर। जी हाँ, उद्धव बोले पहले सीएम चेहरा घोषित करें फिर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पवार ने नहीं दिया भाव। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कहा कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें फिर विधानसभा चुनाव का प्रचार करेंगे, अभियान शुरू करेंगे। पिछले दिनों उद्धव ने इसी मकसद से दिल्ली की दौड़ लगाई थी, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर गुजारिश की कि लेकिन कांग्रेस और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन एमवीए के पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि गठबंधन में लाठी चलाने वाले बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उद्धव ठाकरे या कोई और। यहाँ शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान अपनी पसंद की घोषणा करें, आप में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बने, हम उसका समर्थन करेंगे। उद्धव ने कहा कि बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ना खतरनाक है। वहीं मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर राज्य से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री ने बदला पाला, इस पार्टी में हो सकते शामिल। जम्मू कश्मीर सियासत की भी बिसात बिछने लगी है। सभी नेता अपने लिए विधानसभा में पहुंचने के लिए अपनी चाल चलने लगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने गुलाम नबी आजाद को एक बड़ा झटका लगा है। इनकी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कद्दावर नेता ताज मोहिद्दीन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे जल्दी फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे। जी हां, उन्होंने कांग्रेस में 4 दशक में भी ज्यादा समय बिताया। उन्होंने एक बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में वापस शामिल होने के बारे में चर्चा के साथ कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। ये फैसला उन्होंने जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद लिया। मेरे साथियों, एक
और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने कर दिया ऐसा दावा कि बीजेपी की बढ़ गई धड़कन। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी पार्टियों की तैयारी भी जोरों शोर पर है। दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा बयान दे दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि लोग गंभीर मुद्दों को मान्यता देंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी बैकफुट पर चल रही है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा की बड़ी हार होने वाली है। लोगों के बीच में मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक समानता, महिला सुरक्षा के इन सभी मुद्दों में ना तो बीजेपी की कोई रुचि है ना ही कोई वास्तविकता। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी बात कही, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसको लेकर लोगों के अंदर रोष है। वहां सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जम्मू कश्मीर लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अपने बल पर ही बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है। वहीं कोलकाता में डॉक्टर की हुई हत्या को लेकर भी श्रीनेत ने कहा कि यह बड़ा विषय है। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती क्यों जा रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार की, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की दलित लड़की नहीं दिखाई दे रही है। वे मेरे साथियों, एक बड़ी खबर, सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत। योगी का कदम। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द कर दिया। कितने? हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया। योगी सरकार को झटका। केशव अनुप्रिया पटेल ने दिया बड़ा बयान। जी हां मेरे साथियों, बहुत बड़ी खबर है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए 1 जून 2020 को जारी पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से योगी सरकार को झटका लगा है। वहीं विपक्ष के साथ साथ अपनों ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट पर सवाल उठाती रही। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अनुप्रिया पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा। मैंने भी हमेशा वही कहा। जी हां, मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी पोस्ट करते हुए लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ों व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यूपी सरकार को आदेश दिया वो 9 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नई मेरिट लिस्ट बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली का पूरा पालन होना चाहिए। वहीं मेरे साथ एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी मुश्किल में हेमंत शाह ने चल दी खतरनाक चाल। झारखंड में मचा कोहराम। झारखंड में इस साल के आखिरी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। इस बीच राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बीजेपी चुनाव से पहले सोरेन परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता को अपनी पार्टी में शामिल करवा सकती है। ये दिग्गज नेता कोई और नहीं बल्कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन है। ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज चल रहे हैं। वहीं बता दें कि चंपई सोरेन अगर जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो वो सीएम हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। चंपई की गिनती सोरेन परिवार के सबसे करीबी और विश्वस्त नेताओं में होती है। हेमंत को जब जमीन घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया तब वो चंपई को ही अपनी गद्दी सौंपकर जेल गए थे। जी हां, चंपई को सीएम पद से हटाना हेमंत की बहुत बड़ी भूल और उसका खामियाजा अब चुकाना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर, देश विरोधियों से मिली भगत, विदेशी नागरिकता चौतरफा हमलों में घिरे राहुल गांधी कांग्रेस। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी ने भी राहुल पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता
नेता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता राहुल सुब्रमण्यम स्वामी ने उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वे भारत विरोधी नैरेटिव को हवा दे। पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में बिना नाम लिए राहुल समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। इसके साथ एक मीडिया रिपोर्ट में राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं एक बांग्लादेशी पत्रकार ने उन पर आरोप लगाया कि बांग्लादेश हिंसा से कुछ महीने पहले उन्होंने लंदन में खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर, संजय राउत की फिसली जुबान। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर कह दी ये बात। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने विवादित बयान दिया। संजय राउत ने उन्हें बंदर का बेटा कहकर संबोधित किया। दरअसल श्रीकांत दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था। श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि बंदर के हाथ में मशाल। इसी विषय पर पूछे जाने पर संजय राउत ने ये टिप्पणी श्रीकांत के लिए कही। वहीं यहीं तक नहीं रुके और आगे श्रीकांत को लेकर कहा उसके पास मेडिकल ज्ञान नहीं है, फिर भी डॉक्टर है। संजय राउत ने कहा वो बंदर का बेटा है जिसने एक पार्टी को चुरा लिया है। बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी चोरी की है। जिस व्यक्ति को उद्धव ठाकरे जी ने सांसद बनाया उनकी औकात नहीं थी बिना मेडिकल ज्ञान के डॉक्टर। जी हाँ, कहा संजय राउत ने आगे कहा उसका बाप आया, मेरा बेटा बेरोजगार है, मेरे बेटे के पास काम नहीं, मेरे बेटे के पास डॉक्टर की डिग्री है लेकिन अस्पताल नहीं चला पा रहा है, उसके पास मेडिकल ज्ञान नहीं फिर भी डॉक्टर है। आगे कहा उसे सांसद बनाया, वो नाक रगड़ रहा था। ऐसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे के ऊपर बात करता है, शर्म आनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, एक और बड़ी खबर, बिहार में फिर से तेजस्वी यादव के साथ खेला। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मारेंगे पलटी। 2025 विधानसभा चुनाव पर असर, महागठबंधन की मिर्ची। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। चर्चा की वो जल्द ही एनडीए खेमे में अपनी धमक दिखा सकते हैं। मुकेश सहनी के पिता चेतन सहनी की हत्या के बाद से तेजी से बढ़ रहे घटनाक्रम के बाद इसके कयास लगाए जाने लगे कि सियासत के जानकारों की माने लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के साथ गलमहिया कर एनडीए को मिर्ची लगाने की बात करने वाले मुकेश सहनी अब महागठबंधन को मिर्ची लगा सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश राज्य से अकेले पड़े सीएम योगी, विपक्ष से मिले केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल के सुर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पे है। वहीं सीएम योगी इस मुद्दे पर अकेले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एनडीए में सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ में 2019 में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया, जिसे प्रदेश सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम विरोधी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद को हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है वो बहुत तेज हो सकता है। मेरे साथियों, जो अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव होने से पहले भविष्यवाणी की थी, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ जी की कुर्सी जा सकती है। तो हो सकता है इस साल के अंत तक योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़े। अभी कुछ समय कहा नहीं जा सकती, इस बात की पुष्टि भी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे दोस्तों राजनीतिक जो हलके हैं उनमें ये बातें उठकर आ रही है, ऐसा हो सकता है। और वहीं मेरे प्यारे साथियों, दूसरी ओर और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है नेशनल हेराल्ड मामले में और पूछताछ कर सकती है। सम्मन जारी होने पर अगर समय पर नहीं पहुंचे तो ईडी मजबूरन उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।